गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है अपना न्यू चैप्टर है स्टार्ट करेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ इंट्रोडक्शन के रूप में दिया है कि किस तरह से यूरोपियन कंट्री कि अगर अर्थात यूरोप में जिस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई और नेशनलिज्म की फीलिंग आने से लोगों के अंदर कैसे न्यू नेशन बनने शुरू हुए और न्यू नेशन में अपनी एक जो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आने शुरू हुई, लोगों ने अपना सिंबल स्लोगन बनाने शुरू कर दिया। ठीक है, वो एक परिचय दिया। तो भारत में भी वही नेशनलिज्म की फीलिंग आई और किस तरह से आई इसको जाहिर करने के लिए एक छोटा सा स्टोरी लिया गया है। जैसे 1920 से स्टोरी लिया गया, उस 1920 से स्टोरी एक छोटा सा उठाकर हमें बताने की कोशिश की गई कि भारत में जो है कितना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ और रेवोल्यूशन के द्वारा जो है किस तरह से लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आई और लोगों में कैसे भिन्न भिन्न तरह की भावनाएं थी, ये सब कुछ शो किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वार। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार देखा जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये भी उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में पूरी तरह से थी और इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में सम्मिलित होने की वजह से भारत की एक जो है भारत की फर्स्ट वर्ल्ड वार ने क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। पॉलिटिकल मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन क्या था कि अगर युद्ध के दौरान पूरी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब हो गई, ठीक है, भारत की पूरी, और पॉलिटिकल सिचुएशन भी अलग हो गया था। क्यों? क्योंकि आप समझिए कि अगर युद्ध हो रहा है तो अगर कोई भी वार में क्या था कि पूरी एक्सपेंडिचर जो होती है, पूरी खर्च जो है पूरी उधर लगाई गई थी। ठीक है, इस वजह से पूरी इकोनॉमिक कंडीशन खराब, यहां तक कि कुछ कुछ जगहों पर क्रॉप्स फेल हो गए। क्रॉप्स फेल होने की वजह से दिक्कतें आने शुरू हो गई थी। ठीक है, इसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई थी। अब पॉलिटिकल कंडीशन का मतलब क्या था? पॉलिटिकल कंडीशन का मतलब चारों तरफ जो एक होती है ना यूनिटी इकट्ठा होना, कई तरह की कई विचारें आना, ठीक है, वो सब स्थितियां खराब शुरू हो गई थी। तो इसका मतलब हमने कह दिया कि द फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक है, और दिया कि इंक्रीज इन वार लोन्स लेड टू द इंक्रीज टैक्सेस, और जो वार की एक्सपेंडिचर थी, जितनी भी खर्च थी, उस खर्च की अगर बात करें तो खर्च को लेकर जो है टैक्स में जो है वृद्धि की जाने लगी। और टैक्स बढ़ने का मतलब क्या था? लोगों के अंदर इनकम ना हो और टैक्स बढ़ा दिया जाए तो वाकई में दिक्कत होगी। अब वही समस्याएं खड़ी हो गई थी। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है टैक्स बढ़ने की वजह से जैसे उसमें देखिएगा तो टैक्स डबल हो गया था। ठीक है, और यहां पर हमने दिया है कि एक बार जो क्रॉप्स फेल 1919 और 20 के समय भारत के कुछ हिस्सों में क्रॉप्स फेल हो गया। क्रॉप्स फेल होने का मतलब यह था एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड का पूरा तरह से शॉर्टेज हो गया। और शॉर्टेज होने का मतलब कि प्राइस बढ़ने शुरू हो गया था। ठीक है, प्राइस बढ़ने शुरू हो गया और इस प्राइस बढ़ने की वजह से अगर देखा जाए प्राइस बढ़ गया, लोगों में तकलीफें होने लगी और इधर टैक्स बढ़ गए थे। दूसरी बात, फोर्स रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज एंड वाइड स्प्रेड एंगर। चारों तरफ फर्स्ट रिक्वायरमेंट इन रूरल एरिया में फर्स्ट रिक्वायरमेंट शुरू हुई और साथ ही कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर, जिसका कारण यह हुआ कि लोगों में गुस्सा उत्पन्न होने शुरू हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी अगर देखा जाए तो कुछ ने प्रभाव डाला, जिसकी वजह से लोगों की थोड़ी सी मानसिकताएं बदलने शुरू हुई। और तभी उसी समय ये 1915, जिस समय देखिएगा 1915, उस समय हमारे हीरो महात्मा गांधी, जिसको कहा जाता है कि फटा पोस्टर निकला हीरो, नाम था महात्मा गांधी। ये वही महात्मा गांधी जो 1915 में साउथ अफ्रीका से क्या हुए, भारत वापस आए। ठीक है, जो एक आए तो क्या लेकर आए? एक आइडिया ऑफ सत्याग्रह लेकर आए। आइडिया ऑफ सत्याग्रह का मतलब क्या था? आइडिया ऑफ सत्याग्रह का मतलब लोगों के पास जो है नॉन वायलेंट तरीका से, वायलेंटली नहीं, नॉन वायलेंट तरीका से लोग की किस तरह से नॉन वायलेंट तरीका से हम कोई जंग जीत सकते हैं, ये लेकर आए थे। तो देखिए, हमने लिखा है कि गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इट मीन्स साउथ अफ्रीका, इसका मतलब गांधी जी का पहला आंदोलन का हुआ था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अब भारत में कब हुआ था हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन देखिए गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत आए। अब भारत आते ही इनके भारत पर कदम रखते हैं, पूरे भारत में यह बात फैल गई कि कोई महात्मा, कोई बाबा साउथ अफ्रीका से आए हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर किसी बाबा, किसी महात्मा का बात फैलते देर नहीं लगता है, बहुत तेजी से बात फैलता है बाबाओं का। इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अभी कोई महात्मा, कोई बाबा हो, उनकी कहानी हो, घटना हो और यह बात मान जाए, नहीं, बहुत तीव्र गति से फैलती है। तो फिर गांधी जी की बात कैसे रहती भाई? गांधी जी की भी बात पूरे इंडिया में फैल गई। ठीक है,
और इंडिया में फैल गई। और हमने कहा था ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह लाए, ठीक है। सत्याग्रह इंफासिस द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड ऑफ सर्च फॉर ट्रूथ। और गांधी जी के अनुसार ये था only a strong person could practice it, it means active सत्याग्रह not passive सत्याग्रह। इनके अनुसार कोई एक ताकतवर आदमी ही नॉन वायलेंट तरीका अपना सकता है, ठीक है, वो एक्टिव सत्याग्रह ही कहलाएगा, पैसिव इसको नहीं कर सकते थे। अब गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से भारत आए, भारत के गांधी जी के आने के बाद पूरी तरह से बात भारत में फैल गई कि कोई महात्मा आए हैं, कोई बाबा आए हैं, अरे कोई गांधी आए हैं जो ब्रिटिश सरकार को जो साउथ अफ्रीका में जो दांतों चना चबाने पर विवश कर दिए थे। यह बात जो इस तरह से आग की तरफ फैल रही थी, इसी को देखकर हमारे बिहार के राजकुमार शुक्ला, ये राजकुमार शुक्ला के बात में दिमाग में बात गई, ये दौड़ते हुए गांधी जी के पास गए और तुरंत जाकर बोले, महात्मा जी आपसे आग्रह है कि आप हमारे बिहार में भी एक बार विजिट करें, आपसे यही आग्रह है कि आप एक बार बिहार में विजिट करें। और इसी आग्रह को गांधी जी ने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद वो बिहार के चंपारण आए। तो ही ट्रैवल टू चंपारण एंड ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट इन 1916 फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन चंपारण बिहार। देखिए अब बिहार के चंपारण में आए, चंपारण में आने के बाद यहाँ के किसानों के हालात को देखे कि यहाँ प्लांटेशन वर्कर्स जो लोग थे, इनके लोगों के लिए कितना मतलब गलत तरीका लगा रखा था ब्रिटिश सरकार। और इसी तरकीब का ध्यान दीजिएगा, इसी तरकीब को देखकर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह मूवमेंट बिहार के चंपारण से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, बिहार का पहला चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अब देखिए बिहार का चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, इसको देखकर ब्रिटिश वहीं पर झुक गई और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पैसा ली थी पूरी पैसा रिटर्न करना पड़ा। इसको देखकर तो पूरे लोग खुश इतने हो गए कि गांधी जी का कहिए मत, जैसे आज मोदी और जियो फेमस है ना, उस तरह से बात पूरी तरह से बात फैलने शुरू हो गई। कोई तरीके कोई महात्मा आए हैं, कोई बाबा आए हैं, क्या तो हमेशा आए हैं, ये बाबा की ऐसी लीला है कि अब इतना दिन से ब्रिटिश सरकार लेती रही है लेकिन इस बार ब्रिटिश सरकार देती रही है। इसको देखकर तो पूरे बाबा का जो लोकप्रियता पॉपुलैरिटी पूरे कंट्री में होने शुरू हो गया। इसी को देखा जाए इन 1970 फॉर पीजेंट्स ऑफ खेड़ा गुजरात। अब देखिए ये क्या हुआ कि गांधी जी का तो पूरा पॉपुलैरिटी इंडिया में बनी रहा था, जैसे आज मोदी और जियो का फेमस है, दुइयों को इंडिया में इस समय फेमस है, एक मोदी और एक जियो। और लेडीज में जाइएगा तो आपको पता ही है, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। 1917 देखिएगा गांधी जी जो है गुजरात के खेड़ा से गए, जहां पर खेड़ा के किसानों ने उस बार क्रॉप्स जो है फेल हो गए थे, अच्छा फसल नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वह लगान भरने में, रेवेन्यू टैक्सेस देने में पूरी तरह से विवश थे। इसी को लेकर वो मूवमेंट कर रहे थे। अतः बोले गांधी जी वहीं से जा रहे थे, गांधी जी से इन लोगों ने आग्रह किया, गांधी जी ने तुरंत कह दिया तथास्तु। और गांधी जी जो है खेड़ा के, देखिए खेड़ा के किसानों के साथ रेवेन्यू टैक्सेस माफ के लिए साथ खड़ा हो गए। ब्रिटिश सरकार को वहां झुक कर जो है पूरी तरह से रेवेन्यू टैक्सेस माफ करना पड़ा। यही नहीं, यहाँ पर 1918 अगर चलिएगा तो गांधी जी की तो लोकप्रियता बढ़ी रही थी। उसी तरह से गांधी जी अहमदाबाद गए, जहां पर कॉटन मिल वर्कर्स, जहां पर कॉटन मिल वर्कर्स ये लोग सब बोनस के लिए स्ट्राइक कर रखे थे कि आप हर साल बोनस देते हैं तो इस बार भी हमें बोनस दीजिए। कंपनी के मालिक ने कहा देख भाई इस बार बेनिफिट नहीं हुआ है, अगली बार बेनिफिट होगा तो तेरे को दे दूंगा मैं। लेकिन ये कौन मानने जाए, ये कौन मानने जाए, नहीं आप हमको हमेशा देते हैं इस बार भी दीजिए, इसलिए स्ट्राइक थे। गांधी जी वर्कर्स लोगों के भी साथ खड़ा हुए और कॉटन मिल वर्कर्स को पूरी तरह से मिला क्या, बोनस। इसके वजह से ये तीन आंदोलन 1916 का, 1916 का चंपारण, 1917 का खेड़ा किसानों के लिए और 1918 का मिल वर्कर्स के लिए, ये तीन स्ट्राइक के चलते, तीन मोमेंट्स में जीत हासिल करने के बाद गांधी जी की तो बात पूरा इंडिया में फैल गई। करीब तरीके कोई महात्मा कोई गांधी आए हैं, जहां मोमेंट कर रहे हैं वहां ब्रिटिश सरकार तुरंत बड़ा झुक सी जा रही है। यह बात गांधी जी को पूरी तरह से फेमस कर दिया ना। आज तो मान लीजिए हम लोग रील्स से, मौज से तो कौन कौन से वीडियो डालते हैं, फेमस थे, हो जाता है फेमस ना। वो सोचिए कि अगर उस समय ये व्यवस्थाएं अगर होती तो गांधी जी कितना फेमस हो गए होते हैं। लोग सेल्फी लेने के लिए टूट पड़ते, शुक्र मानिए कि नहीं था। ये तीन मोमेंट्स के चलते गांधी जी की पूरी लोकप्रियता बढ़ती गई और इसी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, तो इसी पॉपुलैरिटी से शायद जो ब्रिटिश सरकार को सेटिस्फैक्शन नहीं था
और इसी सेटिस्फैक्शन नहीं था, और इसी सेटिस्फैक्शन नहीं होने की वजह से ब्रिटिश सरकार ने एक कानून पारित कर दिया, जिस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट ये था कि आप देखिए, गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ रही थी, लोगों के अंदर गांधी जी के पीछे बहुत ज्यादा एक भीड़ होती चली जा रही थी। इसका मतलब शॉर्ट में कहिए कि ये गांधी उस समय का वो गांधी हो गए जिसको हम आज लोग कहते हैं कि हाय रे गांधी, कैसी चली तेरी आंधी, आए लंगोट पे और छप गए नोट पे, वो गांधी थे। और इस गांधी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती गई, ब्रिटिश को खुजली हुआ करिए ये व्यक्ति इसी तरह से यूनिटी इकट्ठा करा तो जिस दिन अगर इसने एक बार बोला तो पूरी तरह से हमारी झंडा उखड़ जाएगी, सबके सब यूनियन इकट्ठा कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा पार्टी बनते जा रही है और इसके लीडर का नाम हो जाएगा गांधी, नॉट आंधी। ठीक है, अब इसी वजह से अगर देखिएगा तो गांधी वहां पर जो रॉलेट एक्ट कानून पारित हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल से यह पास हुआ था। This act gave the government enormous power to repress political activities and arrest prisoners without trials for 2 years. It means this was the law. अगर ये ऐसा कानून था, ठीक है, ये ऐसा कानून था कि आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट को जो है कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी जहां 4 लोग बैठकर किसी तरह का विचार विमर्श कर रहे हैं, कोई अगर बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, कोई समुदाय बना रहा है, कोई पार्टी बना रहा है, तो वैसे पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिप्रेस करने के लिए चाहे जिस तरह रिप्रेस कर सके वो पावर दे दिया गया था, जिसकी वजह से लोग कहीं भी 4 लोग बैठते नहीं थे। अर्थात अगर हम अपनी भाषा में कहें ना तो सीधा बात यह थी कि रॉलेट एक्ट ने यह बता दिया था कि नो दलील, नो अपील, सीधा 2 साल खाती जेल, अगर जहां आप लोग 4 लोग बैठकर बात किए। जैसे आज कोरोना काल चल रहा है ना कि अब 4 लोग बैठकर बात करें, पुलिस तुरंत दिख जाए तो पुलिस को पावर है कि उठा के बजाने शुरू कर देता, आप ई मम्मी ऊ मम्मी करने शुरू कर देते हैं। तो सोचिए कि लॉकडाउन का पावर थोड़ा कुछ अलग मिल गया है, लॉकडाउन का पावर कुछ अलग मिल जाता है, ठीक उसी तरह से रॉलेट एक्ट उस समय पावर दिया था। आगे देखते हैं, अगर देखा जाए इसी वजह से अब गांधी जी के पास से गया खबर कि गांधी जी को यह कानून पारित हुआ है, यह कानून बड़ा विपरीत है। गांधी जी ने कहा ठीक है, हम ये इट्स अ ब्लैक कानून, गांधी जी से साइड दैट यस इट्स अ ब्लैक कानून, ये काला कानून है। गांधी जी का दांत बीच का गैप था, ये काला कानून है। गांधी जी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट इट। इट मींस ही अनाउंस्ड टू मेक अ सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। हु सेड? गांधी जी। उन्होंने कहा कि हम लोग नॉन वायलेंटली तरीका से सिविल डिसोबीडियंस कहेंगे, और इसको गांधी जी के तो कहते ही पूरे इंडिया में हम बोल ही रहे कि गांधी उस समय आंधी थे, पूरे भारत में आंदोलन होने शुरू हो गया। गांधी जी क्या तो कहें, महात्मा जी कोई आंदोलन के लिए कहें, चारों तरफ लोग प्लान करने लगे, लोग इसका विरोध करने लगे। और इसी चीज को अगर चलिएगा तो एक हड़ताल 6 अप्रैल हड़ताल के साथ ये थोड़ा शुरू भी हुआ, ठीक है। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। इसका मतलब 10 अप्रैल के दिन, ठीक है, एक बहुत सारी भीड़ जा रही थी, भीड़ का मतलब जुलूस था, जो पंजाब के अमृतसर में वो जुलूस वहां से गुजर रही थी। अब वह जब जुलूस वहां से गुजर रही थी उसी पर, और ये तो कानून लागू था रॉलेट एक्ट कि आप कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी या ग्रुप समुदाय नहीं बना सकते थे। इसी का बेनिफिट उठाकर बोला कि अमृतसर में जो पुलिस थी उस सभी लोगों ने इस भीड़ पर, ये शांति भरे भीड़ पर पूरी तरह से फायरिंग कर दी, बहुत से लोग मारे गए। लोगों में गुस्सा आया, लोग एक तो गुस्सा भरा लोगों में, और दूसरी तरफ ध्यान दीजिए वहीं पर पंजाब में क्या हुआ कि मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टू कमांड। वहां पर मार्शल लॉ लगा, और लगने के बाद जनरल डायर को कमांड दे दिया गया कि देखो फायरिंग हो गया है, कोई बड़ा सा मोमेंट हो सके उससे बेहतर है कि पहले ही लो कमांड और लेकर इनको दबाने की कोशिश करो, रॉलेट एक्ट का भी अधिकार है तुम्हारे पास। जनरल डायर को मिला, और तभी जनरल डायर जिसी कमांड लिया, अ क्राउड ऑफ विलेजर्स केम टू अमृतसर टू अटेंड अ फेयर इन द इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जालियांवाला बाग, ठीक है। और तभी तक से यहाँ पर देखिए, अ क्राउड ऑफ विलेजर्स केम टू अमृतसर, इसका मतलब गांव की एक बहुत सारा बड़ा भीड़ था जो अमृतसर आई थी। किस चीज के लिए अमृतसर आई? तो अमृतसर आई थी टू अटेंड अ फेयर, टू अटेंड अ फेयर इन द इनक्लोज्ड, यहाँ लिखा ना इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग का जो घिरा हुआ क्षेत्र था, उसी क्षेत्र के अंदर गांव के बहुत सारे गांव वाले लोग आकर अपना फेयर कर रहे थे, मेला बना रहे थे। एक तरफ रॉलेट एक्ट की चर्चा हो रही थी और इसी चर्चा को देख रहा था, और तब तक से जनरल डायर ने
क्या कहलाता है, मैथ का दिमाग हटाकर फिजिक्स का दिमाग लगा दिया कि 50 को मारेंगे 500 चला जाएगा। यही अर्थात लोगों में टेरर भरने के लिए, खौफ भरने के लिए कि लोग अगली बार से कोई मूवमेंट, कोई आंदोलन नहीं करेंगे। इसी चीज को दिखाने के लिए जनरल डायर ने अपने सिपाहियों के साथ जालियांवाला बाग पहुंचा और वहां पर चारों तरफ से लॉक करके गोलियों से सबको भून दिया और उसमें हजारों लोग मारे गए। और जब हजारों लोग मारे गए तो खौफ भरा था कि लोग अगली बार से बोलेंगे नहीं, लेकिन भारत के लोगों में इतना क्रोध बरस गया, ठीक इसको उल्टा लोगों में क्रोध बढ़ गया कि किधर जनरल डायर है, किधर जनरल डायर है। लोग लगे खोजने ताकि अगर मिल जाए तो फिर तो उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जनरल डायर को तुरंत पिछले दरवाजा से अंदर हटा दिया गया कि निकल लो, नहीं तो फिर इधर तुमको पूरा काट के फेंक देगा। ऐसा स्थिति हो गई। जनरल डायर को फिर से बैठाया गया, ठीक है। ऑन 13 अप्रैल, देखिए ये हमने लिखा है, जिस दिन भूंजा था गोलियों से, ऑन 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर ओपन फायर ऑन अ क्राउड टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टेरर। लोगों में भय भरने के लिए जालिया बाग। इसी को कहा जाता है 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जो है ये जालियांवाला बाग का हत्याकांड घटा, ठीक है। अब अगला हम नेक्स्ट में जो है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग खिलाफत मूवमेंट। हमारे बुक्स में दिया है, देखिएगा, तो खिलाफत मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अब गांधी जी ने जब देखा तो कहा कि इस तरह से नहीं होगा, हम लोग को एक बहुत बड़े मोमेंट्स की जरूरत है, एक बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है। और इसी आंदोलन के लिए गांधी जी किस तरह से एक खिलाफत का सपोर्ट लेते हैं और सपोर्ट लेकर एक बहुत बड़े आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, ठीक है, अंजाम देते हैं, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे फेल हो जाता है ये भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।